नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी ही यूट्यूब चैनल कॉमर्स एकेडमी पर। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि पंजाब लेक्चर कैडर भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है और बहुत जल्दी पेपर भी कंडक्ट किया जाएगा। और मैं इस यूट्यूब चैनल पर आपको कॉमर्स का फुली कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगी। तो चलिए जानते हैं पहले कॉमर्स के सिलेबस के बारे में। तो बहुत ही वास्ट सिलेबस दिया गया है, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, एडवांस कंपनी अकाउंट मतलब पूरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज़ हैं, सर्विस सेक्टर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर्म्स एंड फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज, सेक्टरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पूरा मैनेजमेंट का है, बिजनेस इन्वायरमेंट, फाइनेंस का पूरा सिलेबस दिया गया है। उसके बाद है मार्केटिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दिया गया है, स्टैट का फुली सिलेबस दिया गया है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन और इंडेक्स नंबर को बहुत ज़्यादा वेटेज दिया गया है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। फिर उसके बाद है मनी, बैंकिंग एंड गवर्नमेंट बजट। तो ये पूरा सिलेबस है और मैं इस चैनल पर आपको एक पूरा सिलेबस विद MCQs प्रोवाइड करवाऊंगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स। तो ये टॉपिक्स हम कंप्लीट करेंगे, फुली सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम MCQs भी करेंगे। और इस वीडियो में आपको साथ साथ में अकाउंटिंग साइकिल भी, ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट करवाऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। हाँ जी दोस्तों, हमारा फर्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग। सो व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। हमारी अपनी भी कोई ना कोई लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, तमिल। तो हम लैंग्वेज का क्या यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। तो बिजनेस भी कम्युनिकेट करता है, बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। तो हम कह सकते हैं अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। ऐसी ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियल नेचर की है उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर उन्हें मॉनेटरी टर्म में मेजरमेंट किया जाता है। आइडेंटिफाई करने के बाद हम उन्हें रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। जर्नल एंट्री बनाने के बाद उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करने के बाद हम उन्हें लेजर पोस्टिंग करेंगे। फिर समराइजिंग मतलब हम समरी बनाएंगे। समरी हम कैसे बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाएंगे। समरी बनाने के बाद इंटरप्रेट किया जाएगा। मतलब क्या है, जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया है, जिनकी समरी बनाई है हमने अकाउंट्स की, उनका एक रिजल्ट निकाला जाएगा, एक कंक्लूजन निकाला जाएगा। तो हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं इन कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए, जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, रेशियो एनालिसिस है। तो हम इंटरप्रेट करेंगे कि हमारी अकाउंटिंग ईयर का क्या रिजल्ट रहा है। फिर क्या है, जो रिजल्ट है हम उसे कम्युनिकेट करेंगे इंटरेस्टेड यूजर के साथ। तो उन्हें बताया जाएगा, हमारी जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाई जाएगी उन्हें पब्लिश कर दिया जाएगा, ताकि जो यूजर्स हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो इंटरेस्टेड है हमारे बिजनेस में, उनको बताया जाएगा कि हमारा बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, कितनी एसेट्स हम ऑन कर रहे हैं, कितनी लायबिलिटीज है हमारी। ये सब उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन ले सकें। तो अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटेंसी। देखिए हमारी जो जितनी भी अकाउंट्स की बुक है उनके ऊपर अकाउंटिंग नहीं अकाउंटेंसी लिखा होता है। तो एक बात तो हमें समझ में आती है कि अकाउंटिंग एक नैरो कंसेप्ट है और जो अकाउंटेंसी है एक वाइडर कंसेप्ट है। तो अकाउंटेंसी क्या है, बॉडी ऑफ नॉलेज।
अकाउंट्स की नॉलेज होना, अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस की स्टडी करना, इनका गहराई से अध्ययन करना, इनकी नॉलेज होना, वो क्या है? अकाउंटेंसी है। तो अकाउंटिंग एक नैरो कंसेप्ट है और सभी तरह के अकाउंट्स को मेंटेन करना आना, हमें पता हो पोस्ट अकाउंटिंग क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, वो क्या है? एक अकाउंटेंसी है। तो अकाउंटेंसी एक ब्रॉड कंसेप्ट है, इसमें सब कुछ इन्वॉल्व है। अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग भी आता है, अकाउंटिंग भी आता है, तो हम कह सकते हैं अकाउंटेंसी एक ब्रॉड कंसेप्ट है। उसके बाद है हु इज फादर ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के पिता कौन है? अकाउंटिंग के पिता है दोस्तों लुका पैसिओली। लुका पैसिओली को अकाउंटिंग के पिता माना जाता है। अब इन्हें अकाउंटिंग के पिता क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने अकाउंट की दुनिया में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट इन्होंने दिया हुआ है। तो लुका पैसिओली इटली के रहने वाले थे, इन्होंने हमें डबल एंट्री सिस्टम दिया है। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है? जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो टू अकाउंट्स को इफेक्ट करती है। एक अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा और अनदर क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो हम जितनी भी अकाउंट्स बनाते हैं आज के टाइम में वो डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होते हैं। पहले सिंगल एंट्री सिस्टम चलता था, लेकिन अब हम डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। तो ये कंट्रीब्यूशन किसने दिया है? लुका पैसिओली ने दिया है। तो देखिए ये इंग्लिश के नोट्स हैं, साथ साथ मैंने पंजाबी के नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से नहीं हैं, पंजाबी मीडियम से हैं, वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी प्रेपरेशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, अकाउंट्स मेंटेन क्यों करते हैं, हमारे क्या उद्देश्य हैं? तो सबसे पहला है टू मेंटेन सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जितनी भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनका कंप्लीट रिकॉर्ड करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में हम इसे रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हम सभी ट्रांजैक्शंस को याद रख सकें। बहुत इंपॉर्टेंट नेचर की ट्रांजैक्शंस हम मिस कर सकते हैं, हम भूल सकते हैं। तो इससे जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे वो एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर्स प्रेजेंट नहीं करेगी हमारे बिजनेस की। तो इसीलिए कंप्लीट रिकॉर्ड करने के लिए, रखने के लिए हम क्या करते हैं? अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है टू असर्टेन द प्रॉफिट अर्न और लॉस। हमारे बिजनेस में अकाउंटिंग ईयर में हमने कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना लॉस हमें सहन करना पड़ा है, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं? अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो हमारे बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है वो हमें कैसे पता चलेगा? अकाउंट से पता चलेगा कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितनी हमारी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं। तो ये सब हमें कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उन्हें यूजफुल इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? हमारे अकाउंट से मिलेगी। तो साथ साथ दोस्तों इसके पंजाबी नोट्स भी हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमने कई बार पढ़ लिया है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स। तो कौन वो लोग हैं जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं? तो हम उसे टू पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। तो इंटरनल यूजर्स कौन से हैं? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग हैं। और एक्सटर्नल कौन से हो गया? जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के लोग हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन से लोग हैं जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। इंटरनल में कौन कौन से हैं? मैनेजमेंट हैं, ऑनर, एम्प्लॉयज हैं, ऑडिटर्स हैं। और एक्सटर्नल में है हमारे इन्वेस्टर्स एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट, लेंडर एंड क्रेडिटर्स, टैक्स अथॉरिटीज, गवर्नमेंट रेगुलेटर्स, कस्टमर्स एंड पब्लिक। अब इनकी क्या ज़रूरत है? हमने देख लिया कि एक्सटर्नल लोग कौन से हैं और इंटरनल यूजर्स कौन से हैं। अभी इनकी ज़रूरत क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, क्यों चाहते हैं ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के में क्यों इंटरेस्टेड हैं? तो देखते हैं। सबसे पहले है मैनेजमेंट।
तो मैनेजर कौन होता है? जो हमारे बिजनेस को मैनेज करता है, जो हमारे बिजनेस को रन करता है। तो उसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड क्यों पड़ती है? क्योंकि मैनेजर को प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइज करना है, बहुत सारी स्ट्रेटजी जो बनाई है उन्हें एग्जीक्यूट करना है, तो इसके लिए उसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड पड़ती है। बजट्स को बनाना है, प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी है कि कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है और कौन सा प्रोडक्ट हमें लॉस दे रहा है, हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आई है और कौन सी कॉस्ट ऐसी हैं जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए, जिसे एलिमिनेट करना चाहिए। तो सारी इंफॉर्मेशन मैनेजर को कहाँ से मिलेगी? अकाउंट से मिलेगी। मैनेजर के बाद है ऑनर। ऑनर कौन होता है? जो बिजनेस को ऑन करता है, जिसने बिजनेस में पैसा लगाया है, वो जानना चाहता है कि मेरा पैसा कितना बढ़ रहा है, कितना ग्रो कर रहा है, तो उसके लिए उसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड होती है। वो इवेल्यूएट करता है बिजनेस की क्या परफॉर्मेंस है, कितना प्रॉफिट बिजनेस कमा रहा है, कितनी हमें रिटर्न मिल रही है, ताकि उसकी इन्वेस्टमेंट की फाइनेंशियल हेल्थ उसे पता चल सके। और ऐसे ही शेयर होल्डर डिविडेंड की डिमांड करते हैं। उसके बाद हैं एम्प्लॉइज। अब जो बिजनेस में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उन्हें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड क्यों होती है? नीड टू असेस जॉब सिक्योरिटी। वो जानना चाहते हैं कि जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वो जॉब सिक्योर है या नहीं। अगर बिजनेस ऐसा है जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है, अच्छा रन कर रहा है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, इट मीन्स बिजनेस के बंद होने के कोई चांस नहीं है, वो लॉन्ग टर्म तक रन करेगा, उनकी जॉब सिक्योर है। पोटेंशियल फॉर वेज इंक्रीज एंड बोनस स्ट्रक्चर। तो वो अगर प्रॉफिट अच्छा कमा रहा है बिजनेस, वो ज़्यादा बेस की डिमांड कर सकते हैं। उसके बाद है ऑडिटर्स। ऑडिटर्स इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, ताकि वो पता लगा सके कि इंटरनल कंट्रोल कैसा है, जो हमने अकाउंट्स मेंटेन किए वो एरर फ्री है या नहीं, अगर किसी ने फ्रॉड किया है तो उसे वो डिटेक्ट कर सके। तो ये हमारे इंटरनल यूजर्स हैं, मैनेजर, ऑनर, एम्प्लॉइज एंड ऑडिटर्स। उसके बाद देखते हैं हम एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स वो कौन से लोग हैं? जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हैं, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हमारी बिजनेस से रिलेटेड हैं, वो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं। तो सबसे पहले है हमारा इन्वेस्टर्स एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट। इन्वेस्टर्स एक तो वो भी हो सकते हैं जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, हमारी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। और दूसरा कौन सा हो सकता है? पोटेंशियल इन्वेस्टर, जो हमारी बिजनेस में जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया लेकिन सोच रही हैं हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में। तो वो क्या करते हैं? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का क्या यूज़ करते हैं? नीड टू डिसाइड वेदर टू बाय, होल्ड और सेल शेयर्स इन द कंपनी, कि कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए। तो फ्यूचर कैश फ्लोज को वो एस्टिमेट करते हैं। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट रिस्क को असेस करते हैं कि हमारा मार्केट रिस्क कितना है, हमारी जो सिक्योरिटीज़ हैं उनका बीटा कितना हाई है या कम है। तो उसी बेस पर वो डिसीजन लेते हैं कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा लेंडर्स एंड क्रेडिटर्स। लेंडर एंड क्रेडिटर्स कौन से होते हैं? जिन्होंने हमें पैसा उधार पर दिया है। वो बैंक्स भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं। तो वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज़ क्या करते हैं? उन्हें चेक करना होता है कि कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, कि कंपनी कितना जल्दी अपना जो पैसा है उधार लिया हुआ है वो जल्दी पे कर देती है, टाइमली पेमेंट करती है इंटरेस्ट की या फिर प्रिंसिपल की या नहीं, अपने डेब्ट को रिपे करने की एबिलिटी है या नहीं। लुक क्लोजली एट लिक्विडिटी रेशियो को चेक करती हैं। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हम कितनी जल्दी मेट करते हैं या नहीं मेट कर पा रहे, तो वो चेक करते हैं और ये असेस करते हैं, डिसीजन लेते हैं कंपनी को पैसा उधार पर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। उसके बाद है टैक्स अथॉरिटीज़ एंड गवर्नमेंट रेगुलेटर। टैक्स असेसिंग ऑफिसर है, उसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की नीड क्यों पड़ती है? उसे चेक करना है कि हम अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टैक्स को पे करना, ITR फिल करना, वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। जितना टैक्स भरना चाहिए, जितना टैक्स हमारा बनता है, जितना हमने पैसा कमाया है उस पर जितना टैक्स भरना चाहिए हम भर रहे हैं या नहीं भर रहे,
कहीं हम टैक्स की चोरी तो नहीं कर रहे। और भी गवर्नमेंट रेगुलेटर हैं, जैसे इंडस्ट्रीज के रेगुलेशंस हैं, सिक्योरिटीज लॉ हैं, सेबी के कुछ लॉज हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हम उन्हें कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नेक्स्ट है कस्टमर। कस्टमर इज द किंग ऑफ टुडेज मार्केट। और कस्टमर सेटिस्फाइड है तो हम सेटिस्फाइड है, हमारा बिजनेस अच्छा रन करेगा, बिजनेस का ओनर सेटिस्फाइड है। तो कस्टमर क्या चेक करता है कि हम उन्हें हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे। और पब्लिक क्या चेक करती है कि हम अपनी सोशल जो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इन्वायरमेंट के लिए हमारी जो कंपनी है वो कैसी सजग है या नहीं है, कितना पोल्यूशन तो नहीं फैला रहे, जो नदियां हैं उन्हें वो नदियों का पानी उसे गंदा तो नहीं कर रहे। तो हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितना पूरा कर रहे हैं। नीड टू असेस द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ ए कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एंड वारंटीज। कस्टमर्स हैं जैसे हम उन्हें लॉन्ग टर्म वारंटीज देते हैं, गारंटीज देते हैं, तो हम उसे पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इन सभी बातों को जानने के लिए उन्हें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की नीड होती है। तो ये थे हमारे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। लेखागारी जानकारी दी उपभोक्ता, प्रबंधन, मालिक, शेयर होल्डर, कर्मचारी, ये सब आप बच्चों स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स को हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, ट्रेडिशनल कंसेप्ट एंड मॉडर्न कंसेप्ट। ट्रेडिशनल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे अकाउंट्स 3 टाइप्स के होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। लेकिन अब हम मॉडर्न कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे अकाउंट्स को 5 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इनकम अकाउंट एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। तो चलिए दोस्तों, 1 बाय 1 हम इन सभी अकाउंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है हमारा पर्सनल अकाउंट। तो देखिए पर्सनल अकाउंट क्या है, नाम से ही पता चल रहा है हम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं किसी पर्सन का। अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल, फर्म्स, कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर नोन एज पर्सनल अकाउंट। किसी भी इंडिविजुअल का आप क्या कर रहे हो, अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, पर्सनल अकाउंट है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। लेकिन जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है वो एग्जिस्ट करते हैं बाय द लॉ, किसी ना किसी लॉ के अंडर वो ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे कोई फर्म है, कोई कंपनी है, कोई बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, कोई हमारा कोई भी बैंक, कोई भी फर्म लगा लो, कोई रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड लगा लो, उनका अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं, तो वो सब क्या है, पर्सनल अकाउंट। उसके बाद पर्सनल अकाउंट को भी 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या है, जैसे नाम से पता चल रहा है, कोई पर्सनल है जो नेचुरल है, ऐसा पर्सन जो जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जैसे अखिल का अकाउंट, राजेश का अकाउंट, राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जो नेचुरल नहीं है, जो आर्टिफिशियल है, मतलब बनाया गया है, नेचुरल नहीं है, तो बनाया गया है किसी लॉ के अंडर बनाया गया है। जैसे कंपनी है, कंपनी एक्ट 2013 के अंडर ऑपरेट करती है। ऐसे बैंक्स हैं जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर रेगुलेट करते हैं, वो हमारी कौन सी हो गई, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जैसे कि पीएनबी का बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड का बैंक है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी, वो हमारी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या है कि एक ग्रुप है, लोगों का ग्रुप है, या फर्म्स का ग्रुप है, कंपनीज का ग्रुप है, उनको प्रेजेंट कर रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट हमें क्या बताता है, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज जिनकी सैलरी हमने अभी पे नहीं की, उनकी आउटस्टैंडिंग है, तो वो भी क्या है, वो अकाउंट क्या कर रहा है, उस ग्रुप को, लोगों के ग्रुप को क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है ना, तो वो क्या हो गया हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट।
गोल्डन रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर है उसे हम डेबिट करेंगे और जो गिवर है उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो ये जो रूल्स हैं पर्सनल अकाउंट का, रियल का, नॉमिनल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट हमारा अकाउंट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जो रिलेट करते हैं टू द एसेट्स, प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हम हमारी एसेट्स टू टाइप्स की हो सकती हैं, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। मतलब टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट हम मेंटेन करेंगे। टेंजिबल रियल अकाउंट कौन से हो सकते हैं? टेंजिबल एसेट्स जिसे हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। जैसे बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, इनका अकाउंट बनाएंगे। इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी हो गई? जिनका कोई फिजिकल शेप नहीं होता, जैसे कि गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। तो जब हम इनके अकाउंट बना रहे हैं तो उन अकाउंट्स को हम क्या बोलेंगे? रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसे डेबिट करेंगे, जो बाहर जा रहा है उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो अकाउंट बनाते हैं हम, अकाउंट रिलेटेड टू इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड गेन्स, उन्हें हम क्लासीफाई करेंगे एज नॉमिनल अकाउंट। जैसे हम वेजेस का अकाउंट बना रहे हैं, रेंट का अकाउंट बना रहे हैं, सैलरी अकाउंट बना रहे हैं, ये सब हमारे क्या है? खर्चे हैं। रेंट रिसीव किया है वो हमारी क्या है? इनकम है। तो जब हम इन सभी आइटम्स का अकाउंट्स बना रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? गोल्डन रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड लॉसेस। तो देखिए कि इनका शॉर्ट व्यू भी हम देख लेते हैं। फॉर पर्सनल अकाउंट हमारा रूल क्या रहेगा? डेबिट और क्रेडिट का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट के लिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने अभी टॉपिक किया है, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है? नॉमिनल अकाउंट आर कंसीडर्ड एज टेम्परेरी अकाउंट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में हम क्या बना रहे हैं? अपने एक्सपेंसेस और इनकम्स बना रहे हैं, तो ये टेम्परेरी अकाउंट्स हैं। एक साल में हमने अकाउंट्स बनाए हैं, फिर क्लोज करके हम नेक्स्ट ईयर नए अकाउंट्स बनाएंगे। दे ओनली लास्ट फॉर वन अकाउंटिंग पीरियड, दे आर बैलेंस्ड ऑफ, उनका बैलेंस ऑफ कर दिया जाएगा, उनका खाता बंद कर दिया जाएगा एंड में, और नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जीरो बैलेंस से वो स्टार्ट करेंगे, हम नया खाता बनाएंगे नए साल के लिए। इसके बाद है रियल अकाउंट विल ऑलवेज बी ए पार्ट ऑफ बिजनेस बुक्स। रियल अकाउंट में हमारी क्या होगी? एसेट्स का अकाउंट हो गया। दे शोड अप ऑन द बिजनेस बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में हम शो करेंगे। रियल अकाउंट है जो हमारे एग्जिस्ट करेंगे इवन आफ्टर द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। जैसे कि हमें फर्नीचर खरीदा हुआ है, फर्नीचर हमारी एसेट है जो बैलेंस शीट में शो हो रही है, तो उसे तो हम खत्म नहीं करेंगे ना साल के एंड में, तो उसका जो भी बैलेंस होगा हम नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में उसे कैरी करेंगे। तो इनका जो बैलेंस होगा नेक्स्ट ईयर क्या किया जाएगा? कैरी किया जाएगा और वहीं से उसे शुरू किया जाएगा नेक्स्ट पीरियड के लिए। फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड दीज अकाउंट स्टार्ट विद ए नॉन जीरो बैलेंस, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बैलेंस होगा, विच इज कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। उसके बाद है नॉर्मली नॉमिनल अकाउंट्स आर यूज्ड टू एक्यूमुलेट इनकम एंड एक्सपेंसेस डाटा। इन टर्न दीज डाटा कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे हमने पहले पढ़ा, रियल अकाउंट्स हम कहाँ पर लेकर जाते हैं? बैलेंस शीट में शो करते हैं, और जो नॉमिनल अकाउंट्स हैं इनकी ट्रांजेक्शन्स कहाँ की जाती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो इनकम एंड एक्सपेंसेस से जो रिलेटेड डाटा है इनसे हम अपनी इनकम स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। फॉर दिस रीजन नॉमिनल अकाउंट्स आर sometimes referred to as income statement accounts.
हाँ जी बच्चों, तो हमने पहले जो पढ़ा था वो जो ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में पढ़ा था, लेकिन आजकल हम मॉडर्न अप्रोच को यूज़ करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन सिस्टम हम यूज़ करते हैं। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या रहती है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो इस पर बेस्ड हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स को क्लासीफाई करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारी एसेट्स। एसेट्स क्या है? रिसोर्सेज ओन्ड और कंट्रोल बाय द बिजनेस फॉर द फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू, फॉर द फ्यूचर यूज, जिनकी कोई ना कोई इकोनॉमिक वैल्यू होती है, उसे हम बोलते हैं एसेट्स। और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। अगर हमारी एसेट्स इंक्रीज होती हैं तो उसे डेबिट किया जाता है, अगर हमारी एसेट्स डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट किया जाता है, मतलब हमारी एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। नेक्स्ट क्या है? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती हैं? डेट है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं जो बिजनेस के द्वारा आउटसाइड पार्टीज को पे किया जाना है। और लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर लायबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट होंगी, अगर डिक्रीज होती हैं तो डेबिट होंगी। उसके बाद है हमारा इक्विटी। इक्विटी क्या है? ओनर और शेयर होल्डर का जो रेजिड्यूल इंटरेस्ट बनता है, सब कुछ पेमेंट करने के बाद जो इनका इंटरेस्ट बचता है उसे हम क्या कहेंगे? इक्विटी कहेंगे, आफ्टर डिडक्टिंग लायबिलिटीज। फिर है रिवेन्यू। रिवेन्यू अर्निंग जनरेटेड फ्रॉम सेलिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो रिवेन्यू का हमारा कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर इनकम हमारी आ रही है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग डेली बिजनेस ऑपरेशंस टू जनरेट रिवेन्यू। पैसा कमाने के लिए, रिवेन्यू कमाने के लिए जितना भी आप खर्चा कर रहे हो, दैट इज एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस होता है। जब भी आप कोई खर्चा कर रहे हो तो आप क्या करते हो? उसे डेबिट कर रहे हो। जैसे मान लो आप रेंट पे किया है 1000, तो हमारी एंट्री क्या होती है? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो रेंट क्या होगा हमारा? डेबिट। तो रेंट का कौन सा बैलेंस है हमारा, मतलब एक्सपेंसेस कौन सा बैलेंस होता है हमारा? डेबिट बैलेंस होता है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग साइकिल। तो अकाउंटिंग साइकिल में वही सारा कंटेंट है जो हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन में पढ़ा था। तो अकाउंटिंग साइकिल क्या है? एक प्रोसेस है। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, इस प्रोसेस को, इस साइकिल को हमें फॉलो करना होता है। तो जो भी हमारा फाइनेंशियल डाटा है उसे सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, फिर लेजर में, और फिर हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले हमें ये इंश्योर करना होता है कि हमारे अकाउंट्स एरर फ्री हैं, कहीं कोई फ्रॉड नहीं है, कोई मिस्टेक्स नहीं है, ताकि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होगी वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर दे सके, रिलायबल हो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे यूजर्स के लिए। तो देखिए इसकी प्रोसेस को हम देखते हैं। सबसे पहले कोई ना कोई ट्रांजैक्शन होगी और उसे मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जाएगा। सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में, डे बुक का नाम भी इसे हम देते हैं। अगर बिजनेस छोटा है जिसमें कम ट्रांजैक्शन होती हैं तो जर्नल से काम चल जाता है, लेकिन अगर बिजनेस का साइज बड़ा है, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो हम उसमें 8 जर्नल्स और बनाते हैं जिसे हम सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। तो हमारे पास टोटल 8 सब्सिडरी बुक्स हैं। परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, बीआर बुक, बीपी, कैश बुक एंड जर्नल प्रॉपर। जर्नल के बाद हम बनाते हैं लेजर कॉस्टिंग करते हैं। मैं इसे आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ। जैसे स्कूल में हमारे अलग अलग लेक्चर्स होते हैं, साइंस, एसएस, पंजाबी, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, तो हम टीचर आते हैं अलग अलग लेक्चर्स में और हमें बोर्ड पर काम करवा कर चले जाते हैं। तो हम सारा वो काम क्या करते हैं? रफ नोटबुक पर नोट कर लेते हैं। तो जर्नल हमारे लिए एक रफ नोटबुक है। घर आकर हम क्या करते हैं? साइंस, एसएस, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, इन सभी की फेयर नोटबुक में काम नोट कर लेते हैं। रफ नोटबुक में से फेयर नोटबुक में हम क्या कर लेते हैं? ये सारा होमवर्क नोट कर लेते हैं। तो जर्नल हमारे लिए रफ नोटबुक है। अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो नोटबुक है वो हमारे लिए क्या है? लेजर है।
उसी बिजनेस की लैंग्वेज में हम समझे जर्नल से हम क्या करेंगे, जो सेम नेचर की ट्रांजेक्शन है उनकी हम ग्रुपिंग करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, लेजर। उनका अलग अलग अकाउंट बना देंगे। जैसे परचेज से रिलेटेड एंट्रीज हैं, डिफरेंट टाइम पर जो हमने परचेज की हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट बनाएंगे, सेल के लिए सेल अकाउंट बनाएंगे। ये सब अकाउंट्स हम मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट हम क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस इज लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। जो भी हमने लेजर में अकाउंट बनाए हैं उनका या तो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा, वो सब बैलेंस अब हम कहाँ पर लेकर जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में। तो यहाँ पर एक चीज़ हमने इंश्योर करनी है कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इक्वल होने चाहिए। अगर ये बैलेंस इक्वल नहीं आ रहे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी एरर है। वो एरर अकाउंटिंग एरर भी हो सकती है, क्लेरिकल एरर भी हो सकती है। उन एरर्स को क्या किया जाएगा, डिटेक्ट किया जाएगा, फाइंड आउट किया जाएगा और उनको दूर कर दिया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम तैयार करेंगे, ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी अकाउंटिंग साइकिल का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और लास्ट में क्या बनाएंगे, हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये हमारा अकाउंटिंग साइकिल पूरा होता है। नेक्स्ट ईयर फिर हमारा अकाउंटिंग साइकिल फिर चलता है और ऐसे अकाउंटिंग साइकिल चलता रहता है जब तक हमारा बिजनेस रन कर रहा है। अब देखते हैं स्टेप्स इन अकाउंटिंग साइकिल, एक बार से फिर देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस को। कहाँ से आप आइडेंटिफाई करोगे, सोर्स डॉक्यूमेंट से। जैसे परचेज ऑर्डर है, इनवॉइस है, मैंने कोई परचेज की है तो मुझे वो बिल मिला होगा, कोई मशीनरी परचेज की है वो बिल मिला होगा, तो वो सोर्स डॉक्यूमेंट है। सोर्स डॉक्यूमेंट से आप कहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, जर्नल में या फिर सब्सिडरी बुक्स में। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं। फिर लेजर से पोस्ट करने के बाद हम कहाँ पर एंट्रीज करेंगे, हम बनाएंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, इंटरप्रेशन करेंगे। इंटरप्रेट करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसे कम्युनिकेट करेंगे और लास्ट में बुक्स को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देखिए हमारे पास टू टाइप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फंडामेंटल एंड इन्हांसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है, रेलिवेंसी एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। और इन्हांसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है, वेरीफाइबिलिटी, टाइमलीनेस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपैरेबिलिटी। वन बाय वन हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है रेलिवेंसी। रेलिवेंसी का मतलब क्या है, जो भी हमने अकाउंटिंग की है, अकाउंट्स बनाए हैं, मेंटेन किए हैं, वो रेलिवेंट होनी चाहिए। रेलिवेंट का मतलब क्या है, वो यूजफुल होनी चाहिए। हाउ हेल्पफुल इंफॉर्मेशन इज फॉर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कितनी हेल्पिंग है वो, कितनी हमें ट्रू इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ऐसे अकाउंट्स जो हमें बताते हैं कंपनी की पास्ट इवेंट्स के बारे में और प्रेडिक्शन भी हम कर सकते हैं फ्यूचर की इवेंट्स के बारे में, तो हम कह सकते हैं कि हमारे अकाउंट्स क्या हैं, रेलिवेंट हैं। नेक्स्ट है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, रिलायबिलिटी। हमारे जो अकाउंट्स हैं वो रिलायबल होने चाहिए। रिलायबल मतलब विश्वसनीय होने चाहिए, जिस पर हम विश्वास कर सकें, फैक्ट पर बेस्ड हो, एक्यूरेट हो, कोई एरर ना हो, कंप्लीट होनी चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, कोई सब्जेक्टिविटी या एस्टिमेशन नहीं होना चाहिए, फैक्ट पर बेस्ड होनी चाहिए। थर्ड इज वेरीफाइबिलिटी, मतलब हमने जो अकाउंट्स बनाए हैं उसमें जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए हैं वो वेरीफाई हो सकती हो। मान लो हमने कोई मशीनरी खरीदी है और मशीनरी एक्चुअल में हमारे स्टोर में पड़ी हो और उसको जो सपोर्ट करते हैं हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट, वो भी हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, हमारी अकाउंट रेलिवेंट होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए और वेरीफाइबल होनी चाहिए, हम वेरिफिकेशन कर सकते हो। नेक्स्ट है टाइमलीनेस। टाइमलीनेस का मतलब अब क्या है, टाइमलीनेस का मतलब है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें टाइम पर प्रोवाइड हो जानी चाहिए, टाइम पर मिल जानी चाहिए। अगर टाइम पर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम अपने यूजर्स को प्रोवाइड नहीं कर रहे तो एक टाइम के बाद अगर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसका कोई यूज़ नहीं है, वो यूज़लेस है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम पब्लिश कर रहे हैं 1 साल बाद, तो
उन यूजर्स हैं वो ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे कि करंटली या फिर प्रेजेंट में हमारी कंपनी कैसा रन कर रही है। तो इंफॉर्मेशन टाइमली हमें पब्लिश कर देनी चाहिए। टाइमली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हमें रिपोर्ट बनानी चाहिए और पब्लिक कर देनी चाहिए। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडेबिलिटी। हमें ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी चाहिए जो अंडरस्टैंडेबल हो, जिसको हर कोई अंडरस्टैंड कर सकता हो। कोई जार्गन वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। कोई कॉम्प्लेक्स नेचर की एनुअल रिपोर्ट हमें नहीं बनानी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कंपेरेबिलिटी। ऐसी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करनी चाहिए ताकि जो यूज़र्स हैं वो कंपेयर कर सके हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को, इस साल की हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को पिछले सालों से, या फिर हमारी कंपनी को दूसरी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ तो कंपेरेबल होनी चाहिए। तो हमारी सब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हो गई हैं? कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए, अंडरस्टूड होनी चाहिए, टाइम पर प्रोवाइड होनी चाहिए हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, वेरीफाई कर सके हम, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन हो, रिलायबल हो एंड रेलिवेंट हो। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं दैट इज एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। तो लार्ज बिजनेस है, यहाँ पर बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो बहुत मुश्किल है कि हम सभी ट्रांजेक्शन्स को याद रख सकें। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग हमें पूरी इंफॉर्मेशन देता है जब हमें ज़रूरत होती है। तो ह्यूमन मेमोरी को ये क्या करता है, रिप्लेस करता है। नेक्स्ट है हमारा एविडेंस इन कोर्ट। अब कोर्ट में हमारा कोई केस चल रहा है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकाउंट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, कंपनी के अकाउंट्स को, और एज ए एविडेंस हम कोर्ट में हम क्या कर सकते हैं, इनको प्रेजेंट कर सकते हैं। प्रॉपरली जो मेंटेन्ड अकाउंट होंगे, क्योंकि ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट के द्वारा वो सपोर्ट किए जाते हैं, वेरीफाइबल होते हैं और उन्हें कोर्ट भी एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स असेसिंग ऑफिसर है, वो असिस्ट करता है हमारी इनकम टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है, हमारे और वेरियस टाइप के टैक्सेस हैं, कितनी हमारी लायबिलिटी बनती है, हम अपनी लायबिलिटी को फुलफिल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, तो हम इजीली अकाउंटिंग की हेल्प से ये सब काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगर हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी है, जैसे कॉस्ट्स की, एक्सपेंसेस, सेल, प्रॉफिट, वो भी हम कर सकते हैं विद इन ईयर, या फिर अपनी बिजनेस का किसी और बिजनेस के साथ कंपैरिजन इजीली हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल ऑफ बिजनेस। अगर कोई बिजनेस सेल हो रहा है, हम बिजनेस को, अपने बिजनेस को सेल करने जा रहे हैं, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैन बी यूटिलाइज्ड टू डिटरमाइन द प्रॉपर परचेज प्राइस, कि क्या परचेज प्राइस होना चाहिए हमारे बिजनेस का, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट है हमारा हेल्पफुल इन रेजिंग लोन। आपने कहीं से लोन लेना है, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो ये इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, लोन को सैंक्शन करने से पहले हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज करते हैं, उसका एनालाइज करते हैं, जैसे कि फाइनल अकाउंट्स का, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो वो ये एनालाइज करते हैं कि इस बिजनेस को, इस पर्टिकुलर कंपनी को पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन। ये भी हमें कहाँ से पता चलता है, अकाउंटिंग से पता चलता है। लेखाकारी दे लाभ, तो ये दी हुई है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। सबसे पहले है मीनिंग। अकाउंटिंग का मीनिंग वही है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। और अकाउंटेंसी क्या है, बॉडी ऑफ नॉलेज है जो प्रिस्क्राइब करती है सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल। जब अकाउंटिंग कर रहे हैं तो इन रूल्स को, इन प्रिंसिपल्स को कंसीडर किया जाता है। स्कोप, अकाउंटिंग का स्कोप क्या है, नैरो है। अकाउंटिंग स्टार्ट होती है यहाँ पर बुक कीपिंग खत्म होती है। और अकाउंटेंसी का स्कोप क्या है, वाइडर है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों ही अकाउंटेंसी में इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट है हमारा रिलेशन। अकाउंटिंग डिपेंड करती है बुक कीपिंग पर और अकाउंटेंसी किसी पर डिपेंड नहीं करती। बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग दोनों ही अकाउंटेंसी में इन्वॉल्व हैं।
नेक्स्ट है हमारा फंक्शन। अब इनका काम क्या है? बुक कीपिंग का मेन काम क्या है? नेट रिजल्ट फाइंड आउट करना, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना, फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करना और कम्युनिकेट करना जो रिजल्ट है टू द वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज। और अकाउंटेंसी का मेन फंक्शन क्या है? बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, इनमें से हम क्या करते हैं? इट इंक्लूड डिसीजन मेकिंग, तो हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। अकाउंटिंग ने जो हमें इंफॉर्मेशन दी, हमारी प्रॉफिट एंड लॉस बताया, फाइनेंशियल पोजीशन दी, तो उसके बेस पर फ्यूचर के लिए डिसीजन मेकिंग किया जाता है, स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, प्लान्स को फॉर्मुलेट किया जाता है। अब पढ़ेंगे हम लिमिटेशंस के बारे में। लिमिटेशंस, तो अगर बेनिफिट्स हैं, एडवांटेज हैं, कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस भी होंगी, तो अकाउंटिंग की भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे पहला है रिकॉर्ड ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस, सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसी ट्रांजेक्शन जिसे हम मॉनेटरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम सिर्फ उसे ही रिकॉर्ड करते हैं। क्वालिटेटिव नेचर की ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जैसे हमारा एक एफिशिएंट सेल मैनेजर था, वो रिजाइन करके चला गया है, तो वो भी क्या है, एक तरह से हमारे बिजनेस को बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस नॉट कंसीडर। इन्फ्लेशन हो रहा है, प्राइस लेवल बढ़ रहा है, उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम अपनी ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से मार्केट वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है, उसे कंसीडर नहीं किया जाता। सो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और क्या की प्रॉफिट एंड लॉस है, वो हमें पता नहीं चल पाता। नेक्स्ट है पर्सनल बायसनेस रहती है, पर्सनल सब्जेक्टिविटी, एस्टिमेशन इसमें बना रहता है। हिस्टोरिकल है, इन नेचर। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन पर बेस्ड है। विंडो ड्रेसिंग है, बहुत सारी लॉस बियरिंग कंपनी भी अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट करती हैं और इस तरह से प्रेजेंट करती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही हो, तो विंडो ड्रेसिंग के चांसेस बने रहते हैं। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में एक्यूरेटली जज नहीं कर सकते। अनसिटेबल फॉर फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग नहीं कर सकते बिकॉज हम